वो एक मंच पे कवि ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी, इतनी लंबी पढ़ दी, वहां बैठा हुआ 150 साल का एक आदमी निमट गया। कितनी सुनेगा आदमी, ये थोड़ी ना सुनाते रहो आप मंडे रहो। निमट गया अगला, कवि को कोर्ट ले जाया गया। जज साहब बोले, कवि महोदय आपने बहुत लंबी कविता सुना दी, आपकी कविता सुनकर देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, आपको सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बोला, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं। कवि का नहीं पता वो क्या कर दे वो, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा चयन अच्छा हुआ, जहां रितु गोयल जी और सीता सागर जी ने गीतों की बौछार करी। इस हास्य विराट कवि सम्मेलन में आपने जो प्यार दिया खड़े होकर कविताओं को, मैं आपका आभारी। हास्य में जहां यूसुफ दादा जी ने और हमारे प्रवीण शुक्ल जी ने जो जलवे दिखाए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और दिनेश रघुवंशी जी जो बहुत दूर से चलकर आए हैं, सिर्फ प्यार में चलकर आए हैं, मैं दावा करता हूं जब आप उनके 4-5 मुक्तक भी सुन लेंगे तो यहां पर एक भी ऐसा आंख नहीं होगी जिसकी आंखों में आंसू नहीं होंगे। और उसके बाद तो सारा जलवा आपको देखना ही है, चाहे वो सुरेंद्र शर्मा जी का हो। आज पूरे विश्व में वो एक पर्याय हैं हास्य के। और संतोष आनंद जी के बारे में जब उनका स्वागत करेंगे तब मैं बतलाता हूं। उससे पहले जो सीता जी ने एक पूरा आसमान पे उठा दिया कवि सम्मेलन, ये आपका प्यार है, ये आपके संस्कार हैं। हम हास्य को सुनकर खुश होते हैं, गीतों को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन रूहानियत को सुनकर जो प्रभु से प्यार है उसमें सारे श्रोता झूम उठे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये है रोहिणी के लोग हैं, या नेता भी हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन इतना प्यार प्रभु के प्रति आपका है, ये मैं आपके इसको सल्यूट करता हूं। और जब उन्होंने बताया कि ये कविता प्रभु ने ही दी है, दीपक भाई बैठे हैं, आदरणीय हमारे बीच में आई थी अभी चित्रा अग्रवाल जी बैठी हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके इस पूरे हॉल को 10 दिन की मेहनत से इसको ठीक किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। दोस्तों 2 मुक्तक पहले सुनाता हूं और छोटा छोटा करके केवल 10 मिनट का काव्य पाठ करूंगा। बिल्कुल नया मुक्तक है और आप दोनों को समर्पित करता हूं, आप सुनिएगा और आपको अच्छा लगेगा। आदरणीय चाचा जी को भी समर्पित करता हूं। पहली बार लिखा है कि कृष्ण भगवान जी से पूछा, मैं मंच पर ये कविताएं इस प्रकार की कम इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि लोग हास्य पसंद करते हैं, लेकिन अगर रूहानियत की बात हुई तो आप देखिएगा कि कृष्ण भगवान से अक्सर प्रश्न किया गया, आप बांसुरी बजाते हो और इस बांसुरी के स्वरों के अंदर जब भी आप बजाते हो तो ये हमारी सौत हमें लगती है, क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते, बांसुरी से ज्यादा करते हो, ये आपके अधरों पर रहती है। जब राधा जी ने शिकायत की, गोपियों ने शिकायत की, तो कृष्ण भगवान ने पहली बार एक उत्तर दिया। शायद मुझे तो मंचों पर ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन आप सब श्रेष्ठ कवि हैं, आपने सुनी होगी, आपको समर्पित करता हूं कि कृष्ण भगवान ने पहली बार क्या उत्तर दिया, सुनिएगा। मैं संगीत का विद्यार्थी हूं, सरगम सीखी मैंने, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कृष्ण भगवान क्या बोले कि ऐसा मत कहो राधे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ऐसा मत कहो गोपियों मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे जितने भी अजीज हैं, चाहे वो गौ माता है, चाहे वो मोर का पंख है, सब लोग, दही माखन मिश्री, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूं। और जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो उसके स्वरों में तुम ही तो निकलते हो, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब आप सुनिएगा, दिनेश भाई ने मुक्तक सुना और मेरे को आशीर्वाद दिया, बोले अनिल ये मुक्तक कमाल के हैं। मैं 2 मुक्तक पढ़ता हूं, आदरणीय चाचा जी को समर्पित करता हूं, सुनिएगा साहब। और सीता जी ने जो माहौल बनाया है उसी को आगे बढ़ाकर फिर थोड़ी हास्य की कविता सुनाऊंगा, सुनिएगा कि कृष्ण भगवान क्या बोले। विजेंद्र जी सुनिएगा कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे। वाह, ये जो बांसुरी है इसके सुरों में क्या निकलता है, प्रधान जी सुनिएगा कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई, के 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कहना से प्रीत लगाई, के रेधा के स्वर में छिपा राधे राधे, तो मारे के स्वर में छिपी मीराबाई। रेधा और मारे जब सरगम इधर उधर होती है तो स्वर बनते हैं कि 7 सुरों में छिपे सारे प्यारे, वो जिसने भी कान्हा से प्रीति लगाई, रेधा के स्वर में छिपी राधे राधे, तो मारे के स्वर में सुनी मीराबाई। कि रेगा में होली का रंग समाया, रे और गा, कि रेगा में होली का रंग समाया, तो गापा को सुनते ही गोपियां आई। रेधा में होली का रंग, रेगा में होली का रंग समाया, तो गापा को सुनते ही गोपियां आई। माँ सारे मिश्री और माँ सारे सरजो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। माँ सारे सरजो मिश्री सी घोले, जो बांसी की जाई में देवे सुनाई। और पा सारे गामा पा, पा सुन मोर की पाखुरी झूमे,
पासुन मोर की पाखुरी झूमे तो गाने भी गैया की टेरे गुंजाई। पासुन मोर की पाखुरी झूमे तो गाने भी गैया की टेरे गुंजाई। माँ से है माते यशोदा की ममता तो कान्हा ने माखन मटकी चुराई। माँ से है माते यशोदा की ममता, माँ से है माते यशोदा की ममता तो कान्हा ने माखन मटकी चुराई। बहुत गारे अच्छे। और धारे, गारे और धारे, गारे और धारे में गिरधर गूंजत। गिरधर में देखना 4 शब्द आते हैं, गिरधर। गारे और धारे में गिरधर गूंजत, चहु दिशा में ही धूम मचाई। और रेसा से राचे रचे रघुबीरा तो पामा में प्रेम की प्रीत समाई। रेसा से राचे रचे रघुबीरा तो पामा में प्रेम की प्रीत समाई। भाई बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार आपका जो प्यार दिया आपने। आदरणीय संतोष आनंद जी अस्वस्थ होने के बावजूद भी सिर्फ एक फोन पर वो बोले, अनिल भाई मेरे को, मैं जरूर आऊंगा, आजकल कार्यक्रम बहुत कम करता हूं, उसके बावजूद। भाभी आप जाइएगा नहीं प्लीज, आपको स्वागत में शामिल होना है, केवल हमारा आधे पौने घंटे का कार्यक्रम है। मंजू भाभी आप बैठिएगा, आपका सानिध्य बराबर बना रहे। और 5 मिनट के बाद आप जितना कवि सम्मेलन आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आपको जो क्षण जहां भी जाओगे ना, उससे बेहतरीन यहां होगा, मेरी गारंटी है। आप किसी भी जरूरी काम में चले जाओ, उससे बेहतरीन यहां होने वाला, ये मैं वादा करता हूं आपसे। अगर आपकी तालियां बराबर मिलती रही, इन कवियों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही सबसे बड़ी बात है। अब कई बार कवि सम्मेलन में चले जाते हैं, मैं भाई साहब एक बार इतनी मेहनत करी हमने, मैं लगा रहा 1 घंटे, एक कवि ने ताली नहीं बजाई। ये दिनेश भाई लगा रहा कोट पैंट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये कवित्री थी दूसरी, बाल खोल के लगी रही 1 घंटे, किसी ने ताली नहीं बजाई। बाल खोलने से ताली थोड़ी ना मिलती है। आखिरी में मैंने एक कविता सुनाई तो पीछे एक बाबा खड़ा, उसने ताली बजाई। मैं बोला बाबा बहुत मेहरबानी, तेरे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला मेरे तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तंबाकू कूट रहा था। तो आप एक बार तंबाकू कूट दो, मुझे पता चल जाए साहब। बस छोटी छोटी हास्य की बात सुनाऊंगा जी। अब हंसे हैं भाई साहब, सारी बात समझ में। कुछ लोग कल भी हंसेंगे कि यार अनिल ने वो बात कही थी, बहुत बढ़िया कही थी। और ऐसे ही विजेंद्र जी थोड़ी ना, ऐसी देश के हमारे इतने बड़े नेता बन गए आज राष्ट्रीय स्तर पर। भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है, जिगरा होना चाहिए इस काम के लिए। मेरे को याद है, मैं विजेंद्र जी की बात बताता हूँ, मैं 5 मिनट फालतू लेऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी मस्ती का आलम भी हो जाए। विजेंद्र जी की बात बताता हूँ, मेरे ख्याल से दिनेश भाई सन 1913 की बात है, 1913 की। यार मजाक मत उड़ाओ, जब से साथ है मेरा विजेंद्र जी, 125 साल, दूसरा जन्म है हमारा। 1913 से विजेंद्र जी मेरे साथ मद्रास होटल में डोसा खा रहे थे हम। उड़ाते रहो मजाक, में सच बोल रहा हूं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं झूठ। हाँ, डोसे के नाम पे अग्रवाल जी चल दिए। 1913 संजय भाई, 1913 में दोनों डोसा खा रहे, 2, एक चीनी और एक पाकिस्तानी, चारों मिलके खा रहे। थोड़ी देर बाद कॉफी पीने लगे। अब पाकिस्तानी तो अपना हिसाब किताब दिखाएंगे, भाई साहब अपना वो रूप दिखाने लगा। जैसी कॉफी खत्म करी, सारे कॉफी में दूर बैठा हुआ था थोड़ा, पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा में उड़ा दिया, 2 गोली मारी कप के, ठा ठा। बोला जिस कॉफी कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं हम पाकिस्तानी है, हमारा कोई जवाब नहीं, हम उस कप को तोड़ देते हैं, हम पाकिस्तानी है। विजेंद्र जी देख रहे यार ये क्या हो रहा। उसके बाद चीनी, जैसी कॉफी खत्म करी, अपने नीचे की कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, 2 गोली मारी, कुर्सी के ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर एक बार बैठ जाते हैं दोबारा नहीं बैठते। अब विजेंद्र गुप्ता जैसी कॉफी खत्म करी, पहली तो मारी चीनी के, दूसरी मारी पाकिस्तानी के। बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, तालियां थोड़ी हैं। हाँ, ये वाला माहौल चाहिए मेरे को साहब। अब 15 दिन हो गए इनको, ये यूपी की यात्रा से आए हैं, 15 दिन से मेरे से कह रहे हैं यार अनिल भाई मेरे साथ कॉफी पी ले। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं पीऊं कि नहीं, पता नहीं कब निपटा दे आदमी को। हमारे हंसराज जी हैं, बहुत मस्त आदमी हैं भाई साहब, ये मंच के ऊपर वैसे भी बहुत बोलते हैं। इनकी एक बात बता दूं, बुरा मत मानना, शादी हुई इनकी, शादी की पहली रात 1 घंटे अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सके। ये पहली रात 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सके। 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम क्या है, वहां भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। हंसी कहीं से भी निकल सकती है। हमारे हरियाणा में तो अलग अलग अद्भुत बात है। वो हमारे मक्खी मच्छर में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। मक्खी मच्छर की शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। हरियाणा है, हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। और आज ज्ञान अग्रवाल जी हैं, चाहे हमारे भाई, हमारे मामा जी हैं, हमारे प्रमोद जी हैं,
ऐसे ही रईस नहीं बना जब तक साहब बुद्धि चाहिए रईस बनने के लिए। आज प्रमोद मामा जी का सारे में नाम है, पैसों में क्यों नाम है? ऐसी थोड़ी ना बने हैं, होशियारी चाहिए। मैं बताता हूं, सन 1900 मेरे ख्याल से 12 की बात है, 1912 में सर मैं अपनी मर्सिडीज लेने गया था, जब चली भी नहीं थी। मैं शोरूम में गया, मैं मर्सिडीज लेने गया। मैंने कहा भाई साहब मर्सिडीज दे दो मेरी। बोला यार कैसे मिलेगी सर, आपको मिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी पेमेंट कर दी। बोला यार 5,000 कम है तुम्हारी पेमेंट के अंदर। मैंने कहा 5,000 कैसे कम रह गए, गलती रह गई होगी तो मर्सिडीज दे दे यार, मैं कल 5,000 रुपये ले आऊंगा। बोले नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, कंपनी का रूल है, एक बार पूरे पैसे दो। मैंने कहा अच्छा 5,000 रुपये लेके आता हूं। मैं बाहर गया, प्रमोद मामा जी मिले। बोले अनिल तू यहाँ कैसे? मैंने कहा प्रमोद जी 5,000 रुपये देना, एक मर्सिडीज लानी है। बोला ले 10,000 ले, एक मेरी भी ले आइयो। ये है कोई वो बात थोड़ी ना है। हमारे प्रधान जी नरेश बैठे, संजय बाबू बैठे हैं, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। ये लोग वो हैं जो जलवा दिखा देते, पैसा खर्चो नहीं खर्चो। मेरे को याद है नरेश भाई की बात, हमारे प्रधान जी ने बाजार के सर, मेरे ख्याल से नरेश जी 1856 की बात है। देखो हाँ भर रहे हैं, इतने झूठे आदमी हमने प्रधान बना दिए। हाँ भी भर रहे हैं, मैं तो झूठा हुई, पर कोई नहीं, ये तो चलता मंच के ऊपर। 1856 की चाहिए जी बात है। ये प्रधान जी और मैं वहां पर बैठे रेल में, उस टाइम रेल चलती नहीं थी, पर एक रेल बनाई हम दोनों के लिए भी, बैठो। हम बैठे उसमें, एक चीनी एक पाकिस्तानी एक ये बैठे हुए। अब चीनी ने क्या करा, 500 का नोट निकाला पाकिस्तानी ने, और ऐसे गोल घुमा के बीड़ी बना के फूंक के फेंक दिया। बोला हम पाकिस्तानी, हमारा जलवा है, हम 500 का नोट तो बीड़ी बना के फेंक देते हैं। अब नरेश बाबू देख रहे हैं, अब ये क्या है, बहुत समझदार आदमी है, एसोसिएशन बहुत बढ़िया चलाते हैं, पैसा खर्चते हैं वहां जरूरत होती है, दान पुण्य हो, कोई और काम हो, लेकिन बेकार में लक्ष्मी का अपमान क्यों करे। अब उन्होंने क्या करा, 500 का नोट बनाया और फेंक दिया पाकिस्तानी ने। अब चीनी 2,000 का नोट निकाला, ऐसे गोल घुमाया, मुंह पे लगाया। उस टाइम 2,000 के चलते नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूं तो चलते हैं। 2,000 का निकाला और ऐसे मुकुल ऐसे बीड़ी सिगरेट बनाई। तू तो सारे दिन नोटों में खेलता, सुन, ऐसे बीड़ी बना के उड़ा के फेंक दिया। अब हमारे नरेश बाबू चवन्नी खर्चनी नहीं, रोप पूरा दिखाना है। इन्होंने अपनी चेक बुक निकाली, 10 लाख का चेक भरा। ये ज्यादा भी भर सकते थे, पर इनको डर था पास ना हो जाए, इसलिए साइन भी नहीं करे, और मुंह पे लगाया और बीड़ी बनाकर, और उसके बाद भी आपने ताली नहीं बजाई साहब। क्या बात है कि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। एक अंतिम छंद सुनाता हूं और दिनेश भाई को बुलाता हूं। बहुत अच्छे अनिल। दोस्तों आज का कवि सम्मेलन शुरू से ही जिस ऊंचाइयों पर गया, बहुत अच्छे। यूसुफ जी, उसके बाद रितु जी ने जो रचनाएं पढ़ी, आपको लगाओ कि अभी तक का कवि सम्मेलन बेहतरीन हुआ और ये पूरी बुलंदियों तक जाएगा, तो एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत आशीर्वाद मुझे बहुत अनिल, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। अभी मैंने कांग्रेस की भी बात बताई थी विजेंद्र जी, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, हम सारे आज भाईचारे के लोग हैं, पार्टी की कोई बात नहीं है। मैं तो अभी केजरीवाल मैं बता रहा हूं, 2 मेडल ओलंपिक में हमारी महिलाओं ने जीते, 2 मेडल ओलंपिक में लाज बचाई हमारी देश की बेटियों ने। प्रदीप भाई आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था। कोई भी बयान दे दो, बयान में क्या हो रहा है। 5 कमरों का फ्लैट था केजरीवाल साहब का, 4 में, 1 कमरे में खुद रहते थे, 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे थे। अपनी अपनी सोच है, लेकिन राजनीति की बात नहीं है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने घोषणा करी, चारों तरफ घोषणा करी, सुनिएगा साहब क्या करी, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, वाह बहुत अच्छे, कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। वाह वाह वाह। उसके बाद थोड़े दिन बाद एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई खाएगा नहीं और ना आप खाने दोगे तो ये इतना पैसा देश का क्यों बर्बाद कर रहे हो। बोले अनिल मेरा मतलब दूसरा था, लेकिन ये बात केवल देश में 2 लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे। अगले पैक करवा के ले गए। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं सर, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में ले जाते हैं उन दोनों को, और ऐसे अपने सामने बिठा देते हैं जैसे विजेंद्र गुप्ता जी बैठे और ये पंडित जी बैठे हैं, और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं,
और अखिलेश, ये पिछले चुनाव की बात बता रहा हूं, एमपी का जब इलेक्शन था, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। क्या करें अगले, ऐसी तैसी हो गई कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। कहीं कोई जीत जाए अगला जब भी पहुंच जाता है। अभी यूक्रेन में भी बोल रखा, भाई तुमसे नहीं समझ रहा हो तो बता देना। 12:30 बजे मोदी जी का फोन मेरे पास अक्सर आता है, मैंने आज वो बात बताई नहीं, बहुत लंबी है। अभी परसों भी दिनेश भाई फोन आया, मोदी जी बोले यार यूक्रेन की लड़ाई हो रही है सोवियत संघ से, रूस से, क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, एक गोला मार दो। बोले नहीं यार वो दिक्कत पैदा हो जाएगी, गोला ऐसे मारूंगा तो बदनाम हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप कह देना कि वो टप्पा खा के उधर निकल गई, मारा तो रूस ने था, कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत है? ये बातें होती हैं भाई साहब। मैं आज मेरे से मोदी जी बात करते, धारा 370 मेरे से सलाली, मैंने कही हटा दो। राम मंदिर था मेरे से सलाली, मैंने कहा बनवा दो। पर कोई यहां पर यह बात कहता नहीं है। मैं अपनी बड़ाई खुद करता नहीं। मेरे से कह रहे थे पद्मश्री ले ले, आज का टाइम था शाम का, ले ले। मैंने कहा नहीं, आज विजेंद्र गुप्ता जी और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मैंने मना कर दी। इतना त्याग कोई कर नहीं सकता। उसके बाद भी ताली नहीं बजाई। अब बस आखिरी चीज सुना रहा हूं मैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अपना स्थान लेता हूं अंतिम पंक्ति पे, आपके हाथ उठा के तालियां बजे साहब, और आपको मस्ती आएगी कि योगी जी ने क्या कहा था कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई। बहुत बहुत आभार। लेकिन चार पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं और बुलाता हूं देश के बड़े कवि को, जिनका नाम दिनेश रघुवंशी जी है। साहब, हम संस्कारी लोग हैं, लेकिन इतने देश में बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी। कभी पर्दा प्रथा थी, कभी बेटियों को जला के मार दिया जाया करता था। उसके बाद हमारे रामकृष्ण परमहंस और ना जाने राजा राम मोहन देव राय ने कितने ऐसे अभियान चलाए, विवेकानंद जी ने, जिससे कुरीतियां दूर हुई। लेकिन पिछले कुछ दिन से आपने देखा होगा कि नारी को जो सम्मान मिलने लगा है, लेकिन एक कुरीति हमारे समाज में थी साहब 5 साल पहले, लेकिन कवियों ने अपनी वाणी मंच पर बोल बोलकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में पहुंचाया कि हम बेटियों को गर्भ में ना मारे, हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। राजस्थान हरियाणा में परंपरा ज्यादा है। 4 पंक्तियां कहता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी बेटियों को, अगर इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आइए मित्रों, मैं उस कवि को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम दिनेश रघुवंशी है। दोस्तों, बहुत कम कवि ऐसे हैं देश में जिनको मैं सुनना चाहता हूं। उसमें से लगभग सभी वो कवि आज मंच पर विराजमान हैं जिनको मैंने नीचे बैठ के सुना और आज भी सुनना चाहता हूं। ये उनकी मोहब्बतें हैं कि वो मेरे को कितना प्यार देते हैं, ये उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और तमाम लोगों का मिलता है। लेकिन दिनेश भाई ने जो गजब मचाया है अपने मुक्तकों से, मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई ऐसा कवि नहीं होगा जिन्होंने, अगर उन्होंने किसी ने लिखा भी है बहुत सारे लोगों ने, तो दिनेश भाई की टक्कर से कहीं ऊंचा नहीं है वो। दिनेश भाई अपने आप में विशाल हैं, अपने आप में एक ऐसे हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य में जिनको मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं। और ये सम्मान तब होगा जब जितनी व्यवस्था गेट के पास है, मैं चाहूंगा आप उन तमाम लोगों से कि सारे लोग आ चुके हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लो। मैं फिर दोबारा मंच के पास से बोल रहा हूं, दीपक भाई, इन सब लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया जाए जितने लोग बैठे हैं, और कम से कम हलचल ना हो वहां पर बिल्कुल भी। ज्ञान जी, आपसे निवेदन करता हूं, और जिनको जाना है वो एक बार जाके वापस फ्रेश होकर आए, क्योंकि ये मुक्तक इस प्रकार के हैं, ये पूजा है। अब आप जितने 3 कवियों को सुनोगे वो पूजा का काम है। दोस्तों, एक बार हाथ उठा के तालियां दिनेश रघुवंशी जी के लिए बजाई जाए। ये तालियां थोड़ी हैं, पीछे के लोग अभी भी कम बजा रहे हैं, वो देख रहे हैं, शायद हमारे को देख नहीं रहे वो लोग। दोस्तों, ये कवि का हौसला बढ़ाने की बात है। दिनेश भाई आए, मैं उनको नमन करता हूं। अरे दिनेश भाई, डर था, कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी, वो मैं अखबार पढ़ रहा, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए, मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है।
और लॉकडाउन का बड़ा कष्टदायक समय था जी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, आपको याद हो तो। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट हमने सहे। अब हरियाणा की मस्ती पे आते हैं जी, क्योंकि समय का मुझे भी ध्यान रखना है। और हरियाणा में मस्ती के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे जी। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम हर स्थिति में हास्य रस में जीते हैं। बेटियों की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सुदीप ने क्या शानदार गीत सुनाया। हमारे यहाँ वो आजकल स्कूलों में, दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वाह! वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना? हाँ, और मैं क्या विदेश में पढ़ रहा हूं। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। वाह! तो ये आनंद साहब बालपन से ही है हमारे यहाँ। हर काम हर संबंध हास्य रस में जीने वाले लोग हैं, मस्ती में रहने वाले लोग हैं। और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते हैं। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। और हंसी संवाद से निकलती है, आपसी बातचीत से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। वाह! तो ये संवाद बहुत जरूरी है, महफिल में ये जरूरी है, हैं? अच्छा, वो आता हूँ, वहां भी आता हूँ भाई। दरअसल क्या है, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगे। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा, बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। डायरेक्ट इलाज नहीं। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या कह जी, उसको तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया, कसूत्ता। अब जज को समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं।
वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया, बोले भाई गैलड क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा? तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब बोले तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पाछे तू आ जा तो तू गैलड होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। वो एक मुकदमा चल रहा तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, कर्नल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है। ये दुष्ट है। तो जब याद दिला दे तो सुनाई देता हूँ। सुना। हाँ, वो एक लड़की जो है डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर चेकअप कर रहा था, बोले बधाई हो, अपने पति को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। लड़की बोली जी मेरी तो शादी नहीं हुई। बोले फिर अपने प्रेमी को खबर कर दो कि वो पिता बनने वाला है। बोले जी मेरा तो कोई प्रेमी भी नहीं है, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। बोले फिर अपनी माँ को खबर कर दे कि ईसा मसीह आने वाले हैं। तो हमारे यहाँ हास्यरस है जी। और हरियाणा में आप देखो ईसाई मिशनरी बहुत कम मिलेगी। ये बहुत मार्के की बात है भाई। ईसाई हरियाणा में नहीं मिलेगी आपको। वो आए थे मिशनरी वाले, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने को हुआ तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो ये बता दे जीसस कौन है? बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे को कोई नहीं पूछता, बस जिस दिन ईश्वर मर जाएगा उस दिन बात करेंगे देर तक। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको कहीं अलग से गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप जीवे भाई। शिव जी के मंदिर में गणेश जी बैठे मिल सकते हैं। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है, बहुत आनंद में रहने वाले लोग हैं, और ये आनंद जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो प्रेम में भी आनंद है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। वो एक की पत्नी मर गई, हाँ तालियां बजा दो तो बजा दो, ऐसे दो चार लोग क्या। हाँ, अकेला शशिकांत मेहनत कर रहा है बेचारा। वो एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हाँ तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं जी। और ब्रेकअप के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। एक कविता सुनाता हूं, समय का मुझे ध्यान रखना है। ये मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं। तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है, तो उन्होंने बताया कि तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं इसलिए उन्हें
सरपंच बना दिया गया है, तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। क्या ये बात- विषय क्या बात है, क्या बात है भैया। हाँ जी, थोड़ी सी शांति इधर बस। ए बेटे, ए भाई हाँ बेटे। टी शर्ट, ए भैया। हाँ बस 2-3 मिनट की कविता है बस। वो सुन ही नहीं रहे, बात ही कर रहे। ना ना चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा। वाइट टी शर्ट, चुप हो जा। सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, आहा, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। वाह। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। वाह 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 वाह। बढ़िया भैया, अरुण भैया। मोर ने कहा नीचे देखो, वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है। आए हाय, आए हाय। बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। आए हाय, वाह 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 अरुण भैया। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ। चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ। 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय, वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%। छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। वाह। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह वाह वाह। सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। आए हाय, आए हाय, आए हाय। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं, और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। वाह 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 वाह। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, हाँ। पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। वाह। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक। मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी। हाँ। दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। वाह 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 वाह। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक अच्छा काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा। मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। वाह वाह वाह। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और अंतिम 2 पंक्तियां, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं। आतंकवादी शिविर रौंदना।